हिंदी कवि डॉक्टर कुमार विश्वास को आज हर कोई जानता है। उनके गीतों को हर कोई अपने अपने ढंग से गाता और गुनगुनाता है। हिंदी कविता को आज के युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने को कुमार विश्वास की सबसे बड़ी सफलता माना जा सकता है। लेकिन किसी भी सफल व्यक्ति की जिंदगी को अगर करीब से समझना हो तो वहां जाना चाहिए जहां से उसकी जिंदगी का सफर शुरू होता है। और इसीलिए आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे पिलखुआ में, जहां से शुरू हुआ था कुमार विश्वास की जिंदगी का सफर। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। ये ऋचा मेरा घर था। ओह, दिस इज माय हाउस। माय गुडनेस। हर मोहरे की मूक विवशता चौसर के खाने क्या जाने, हार जीत तय करती है वे आज कौन से घर ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। अगर मैं कहूं कि इस गली से कुमार विश्वास की जिंदगी की सफर की शुरुआत हुई है, तो सही है? सफर की, और सबसे बड़ी बात है कि अकेली गली होती थी। यही एकमात्र घर से स्कूल जाने का रास्ता था। क्या बात है, वाओ। क्यों मेरी ऋचा कहाँ ले आई भाई? ओह माय गॉड। मैं लगभग 40 साल बाद आया मुझसे, पता है, कैन यू बिलीव? मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये कोई वही प्यास के अनघड़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, बैठ जाओ। वही आंख में घुटकर मरती आंसू की खुददार जवानी। कुछ पलकों में बंद चांदनी, कुछ होठों में कैद तराने, मंजिल के गुमनाम भरोसे, सपनों के लाचार बहाने। अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ एक रेल जा रही थी कि तुम याद। तो यहाँ जो रेल जाती थी हापुड़ के लिए तो किसी की याद आती थी? हाँ, तो किसी की याद आती थी। जिनकी जिद के आगे सूरज मोर पंख से छाया मांगे, उनके भी दुर्दम्य इरादे वीणा के स्वर पर ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। विश्वास, हमें लगा था हम पिलखुआ के सफर पर जा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे से ज्यादा आपके लिए खास हो गई यात्रा। हाँ, मतलब मैंने पिछले 20-25 सालों में इतना ज़्यादा काम किया है, इतना अधिक काम किया है। मेरी गज़ल का एक शेर है कि काम इतने सारे हैं, काम इतने सारे हैं, एक हम बेचारे हैं। तो मैं ये भी सोचता था कि मैं पूर्वजों का तर्पण करूं, 100-150 हिंदी के मानक गीतों को गा दूं, कविताओं को। ये भी सोचता था कि जो मेरे पीछे आने वाले लड़के लड़कियां, उनको मैं एक स्टेज दे दूं, युवास जो मैं आजकल करता हूं। मैं भी सोचता था कि मैं म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस करूं। मैं ये भी सोचता था कि मैं राम पर कभी बोलूं, जैसे आजकल मैं चाहता हूं कि मैं कृष्ण पर बोलूं, कभी गांधी पर बोलूं। तो इतनी सारी भागदौड़ में मैं ये भूल गया कि मैं चला कहाँ से था। और वो सिर्फ कभी कभार रास्ते में चर्चा के लिए हो गई कि ऐसे होता था, बस पकड़ते थे, फिर गली में एक घर था। तो मैं खुद ही उस घर में, मेरे ख्याल से पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 93 में की, उसके बाद गया हूँ। 36 साल बाद मैंने वो गली देखी है। क्या बात है। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही नॉस्टैल्जिया का अवसर था। और अब मैं सचमुच सोच रहा हूँ कि कहता कोई कुछ भी रहे, यात्राओं के बारे में सबकी चर्चा होती है। कुछ लोगों को लगता है कि आप सफल हैं, कुछ लोगों को लगता है कि आप असफल हैं, कुछ लोगों को लगता है कि आप और अधिक सफल हो सकते थे। बेसिकली जिन लोगों को लगता है कि आप असफल हैं या और अधिक सफल हो सकते हैं, वो आपके शुभ चिंतक हैं, क्योंकि वो खुद ही माने बैठे कि आप कुछ और हो सकते थे। जी, सही बात है। तभी वो आप पर तंज कर रहे हैं कि ये तो क्या थे, ये तो कुछ भी नहीं हो पाए। पर मुझे अल्टीमेटली लगता है कि उस जगह से, उस गली से, उस एक मकान आपने देखा ही, वो मेरे ख्याल से टोटल वो 100 गज का नहीं होगा,
उसमें एक नीचे कमरा है, बैठक है, पीछे एक कमरा है जिसमें स्टोर प्लस एक खाट बिछी रहती थी, ऊपर एक पीछे कमरा था जो आप देख के आई, और एक छोटा सा आगे है, और साथ में जो टीन है, टीन शेड, उसमें भी गर्मी भर सोना होता था। ओह, खाट वहां भी बिछती थी, वहां भी एक खाट बिछी रहती थी, एक बंदा वहां भी सोता था, और एक सामने जिसमें से मैं बाहर की तरफ देख रहा था वो एक कमरा है। तो इस टोटल में से हम 5 भाई बहन, माता पिता, 2-3 बुआएं अलग अलग समय पे जो आई जिनकी शादियां हुई, बाबा, चाचा लोग, फिर पिताजी के शिष्य। फिर पहले तो ऐसा होता नहीं था, मेरे घर में तो आज भी खूब सारी सामाजिकता के बाद इतने गैस नहीं आते, इतने तब आते थे। मतलब अब कॉलेज में सेंटर है कॉपी जांचने का, तो बिजनौर के 2 प्रोफेसर आए हुए हैं, वो वहीं रुके हुए हैं। ये सब अब कम होता है वैसे अब भी। नहीं होता, अभी नहीं होता। थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके पिता प्रोफेसर थे, लेकिन पूरा परिवार ही सब अध्ययन लेखन में ज़्यादा था। मेरे पिताजी जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास से गांव से आए, तो उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती अर्थतंत्र थी। उन्होंने आर्थिक कष्ट बहुत देखा, और आज 82 वर्ष की आयु में हम सब भाई बहनों के पर्याप्त समृद्ध हो जाने के बाद भी सब प्रोफेसर हैं, कोई वाइस चांसलर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैंकर है, सब बड़े पदों पर हैं। कोई कवि है। हाँ, कवि तो चलो अब ये कवि कविता का ब्रांड बन गया, बट पैसे की दृष्टि से हाँ, कोई कष्ट नहीं वेल है। सेटल्ड। वेल सेटल्ड है। सरस्वती की, लक्ष्मी की, दोनों की अहेतुक कृपा है परिवार पे। उसके बाद भी उनकी आर्थिक असुरक्षा अभी तक भी नहीं गई है। जैसे वो मैं बड़ी गाड़ी खरीद लूं तो हम उनको बताते नहीं है कितने की आई है, अन्यथा वो उसे अपव्यय कह सकते हैं, जबकि उनको लगता है क्या जरूरत थी, पहले से ये फॉर्च्यूनर ये थी, इतनी बड़ी गाड़ी, फिर ये मर्सिडीज क्यों ले ली है, फिर अगर इनोवा थी तो फॉर्च्यूनर क्यों ले ली, वो ये कह सकते हैं। या जो मेरा जो फार्म हाउस है उसमें अगर मैं कुछ ऐसा काम कर लूं तो उन्हें लगता है कि खेत में ये कार्य करने की जरूरत थी। तो हम लोग उस आर्थिक असुरक्षा से आए हुए लोग हैं, और पूरा परिवार उसी के इर्द गिर्द बुना गया। तो पिताजी ने विशेष रूप से परिवार के 5 बच्चों में आर्थिक असुरक्षा को चुनौती की तरह बोया कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जियोगे कैसे, खाओगे क्या, रहोगे क्या। एक तो होता है ना, हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि अच्छा जीवन जीना है, अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है, कोई दिक्कत नहीं है, कम में रह लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इतना तो है ही, वो कर लेंगे। वो इनसिक्योरिटी अब नहीं है। अब नहीं है। तो उस जमाने में वो इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। एक आदमी एमए हिंदी करके, पीएचडी करके कॉलेज में प्रोफेसर होने के लिए आया है गांव से, एक छोटे कस्बे में, वहां नगर सेठ के एक छोड़े हुए मकान में 91 रुपीज किराया था इस मकान का, जिसको आज हमने देखा 91 रुपये किराया था। और आश्चर्य की बात है कि इस मकान में हम लोग शायद 22-23 साल रहे। मेरी तो पूरा बचपन से जवानी तक इसमें गई। बीए के दूसरे साल में घर बना, जो नया वाला घर जिसमें आजकल हम लोग रहते हैं, पिताजी माताजी रहते हैं। उससे पहले मैं तो यहीं पला बड़ा, बचपन से आँखें खोली। वो जो सेठ जी थे वो इतना आदर करते थे गुरुजी का, शर्म होता ही था, उन कस्बों में छोटों में बहुत रईस आदमी थे, कि उन्होंने जो 91 रुपये में दिया था मकान, आखिरी बिल वही 91 रुपये का था। और चूंकि उनका परिवार उस समय तक थोड़ा सा उतना दबंग नहीं बचा था जिनका था, तो उनको ये भी था कि अब ये बड़े लोग हो गए हैं, इनके बच्चे बड़े हो गए, तो ये मकान छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। एक होता है ना, हमारे इन कस्बों में बहुत चलता है, पगड़ी चाहिए, ये चाहिए। तो जिस दिन हमारा गृह प्रवेश था, जिस दिन वो घर से लेकर निकलते हैं गृह प्रवेश, उस दिन सुबह पिताजी मेरे साथ गए, मुझसे बोले कि स्कूटर में मुझे वहां तक ले चल जरा, बर्फ मिलवा लो तक। मैंने कहा चलो जी। तो वो लेके गए और बोले कि उसने पैर वैर छुए। जो दूसरी जनरेशन का लड़का आ गया था, उससे कहा लाला गुरुजी बधाई, मैं पहुंचूंगा गुरुजी। उसे लगा शायद गुरुजी आमंत्रित करने के लिए आए गृह प्रवेश में। बोले हाँ बेटा वो तो आ जाना, पर ये चाबी बेटा। तो उसने कहा गुरुजी चाबी? बोले हाँ वो तेरी चाची वगैरह तो जुलूस लेके वो गई हैं, आगे सिर पे वो रख के, मैं पीछे से इसके साथ रात चाबी दिया। उसने कहा गुरुजी आ जाती चाबी? ना बेटा एक दिन भी क्यों रहना। तो ऐसे लोग थे और ऐसा विचार था। तो उस जगह ने नैतिक रूप से बहुत समृद्ध किया। मैं यही पूछना चाह रही थी, आपने नैतिक शब्द का इस्तेमाल किया। अगर मैं कहूँ कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या संस्कार हैं जो परिवार से, खासकर पिता माता पिता से मिले, उन्होंने आज जो कुमार विश्वास है, क्या क्या लिया है आपने उनसे? देखिए अब जैसे हम राजनीतिक रूप से मजबूत हुए, एक हमारी बात की आवाज़ बनी, या हमने आंदोलन खड़ा किया, या हमने पार्टी बनाई, और हमने 2 बार चुनाव लड़के दोनों बार मार्के की विजय प्राप्त की। और दोनों बार ऐसा भी हुआ कि पहली बार तो कम समय था, दूसरी बार तो बहुत समय तक सरकार हमारे ही सोच के अनुसार चली, जैसा हम सोचते थे। तो वो जो निष्प्रहता मेरे पिताजी की थी कि जिस दिन गृह प्रवेश है पूरे घर को बाहर निकाल के ताला लगा के और पीछे से चाबी दे के आए,
इसका मतलब उस बच्चे ने, बीए में पढ़ते बच्चे ने वो देखा था। अगर उसने देखा होता कि अभी कहाँ देंगे इस लाला को, अभी तो लेंगे, हमारे भी तो मकान में इतना पैसा लग गया है, इतने दिन इसका मकान रखाया है, हमें भी तो 1,50,000 मिलने चाहिए, जो उस कस्बे में होती थी, तो मेरे अंदर भी ये बात होती कि ऐसे कैसे दे देंगे, अभी तो हम भी लेंगे। तो ये निष्प्रहताएं आई छोटी छोटी, वो सामाजिकताएं आई कि ज्ञान का सम्मान है, पैसे का नहीं है, समृद्धि का नहीं है। वो आर्थिक असुरक्षाएं आई। उस गली में जो मैंने बताया कि शांति बुआ जी बैठी रहती थी यहाँ, पूरे मोहल्ले को चेक करती थी, लड़कियां कैसे गुजर रही हैं, कूद के नहीं जाएगा, लड़के कैसे गुजर रहे हैं, कूद के कैसे जा रहा है, घूरता कैसे जा रहा है। कोई दूसरे मोहल्ले का लड़का आपका मकान घूरता जा रहा है, अरे यहाँ ही हो रे, किसका है, क्या देखे ना बुआ जी, कुछ ना क्या देखे। अब उसके मन में भय बैठ गया, वो उस गली से ऐसे नहीं गुजरेगा कि लड़कियां खड़ी हैं तो वो ऐसा करते हुए देखते हुए जाए, कुछ इशारा करते हुए जाए, ये नहीं कर सकता। तो वो एक जो ग्रामीण संस्कार है सामाजिकता का, वो अंदर आया। एक बात आई कि भाई शराब व्यसन है, सिगरेट व्यसन है, पान भी व्यसन है। कैन यू बिलीव, मैंने जीवन में पानी नहीं खाया। आपकी छवि के एकदम विपरीत। हाँ, अच्छा, हम जिस काम में हैं, कवि सम्मेलन मुशायरा, वो 70-80 के दशक तो भरा हुआ था, सबको मारा जिगर के शेरों ने और जिगर को शराब ने मारा। मतलब शराब पर इतनी शायरी थी जितनी हम छोड़ दिया करते हैं पैमाने में। और नीरज जी, ना तो पीने का सलीका ना पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आए मैखाने में। ये पूरी एक परंपरा मंचों पर हावी थी। तो मुझे लगता है कि वो कस्बाई खान पान की नैतिकता, मैं उसके बहुत समर्थन में नहीं हूँ। मतलब जो लोग शराब पीते हैं मेरे साथ के लोग, मैं उनके कोई विरोध स्टेटमेंट नहीं दे रहा, वो मेरे सामने बैठ के पीते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे सामने बैठ के कोई नॉनवेज खाता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं अपना खाना खाता हूँ। बट वो एक पारिवारिकता, एक कस्बाई सामाजिकता जो भारत की उन दिनों थी कि अंडा, पूरे शहर में अंडे का एक ठेला होता था रेलवे स्टेशन से पहले, और उस पर शहर के जो दूसरे मतलब लोग थे, जो बनियों के बच्चे थे या और बच्चे थे, वो थोड़ा अंधेरे में जुटपुटे में जाके पीट करके, और वो कागज के ऊपर उसने 2 अंडे के वो रखे और कट करा और उसमें से स्मेल आती रहती थी। तो वो उसकी कहते हैं ना डीप सीडिंग उस थॉट प्रोसेस की हुई। तो पूरी दुनिया घूमने के बाद भी और मॉडर्न होने के बाद भी और संचार के नवीनतम साधनों का इस्तेमाल करने के बाद भी, मतलब अब हम अमेज़न के लिए भी काम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लिए भी काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के लिए भी कर रहे हैं, म्यूज़लेट के लिए भी कर रहे हैं, और स्टोरी टेल की भी स्टोरीज कर रहे हैं, जिंदगी विद रिचा भी कर रहे हैं, और वो कपिल शर्मा शो भी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की इतनी थ्योरी हो सकती है, इंटरनेट पर भी वो डोर पकड़ी हुई है, वो जो डोर है ना, वो अंदर अभी तक बंधी हुई है कि नहीं यार, ये तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मेरे को मेरी बेटी ने एक बार पूछा मुझसे, अब वो बड़ी होने लगी, तो उसने मुझसे पूछा कि आपने कभी बियर भी टेस्ट नहीं की? उसमें क्या है, यू शुड टेस्ट, आपको पता तो होना चाहिए। तो मैंने उसको ये कहा कि बात ये नहीं है कि खराब है अच्छा है, बात ये है कि जब जमीन तैयार की जाती है ना, तो कई जमीन होती है ना, सब हमारे यहाँ कपास नहीं उगती साहब, तो जमीन थोड़ी मना करती है कि कपास नहीं उगती, बट उसको वैसा तैयार करके देखा किया है, वो सदियों में तैयार हुई है, वो जमीन है, वो हजारों लाखों साल में तैयार होती है, इंसान है, ये कुछ दशकों में तैयार होता है। तो शुरुआत के 2 दशकों में जो जमीन है, पिलखवे ने ऐसी तैयार की कि उसमें इसकी सीडिंग नहीं हुई, इसमें घृणा की सीडिंग नहीं हुई, क्योंकि रऊफ वही है, नसीम जो मेरा दोस्त मिला था आपको अभी, दैनिक हिंदुस्तान का संवाददाता है, वो वही है, तो ये सब लड़के साथ के वही हैं, सतबीर मेरा दोस्त, ये सब वही हैं। तो ये जो मुहावरा बना कुमार विश्वास होने का, जो सेंटर टू राइट आदमी है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर एक भारतीयता का, सर्व स्वीकार्यता का, सबको साथ लेकर चलने का भाव है। तो इसमें सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जो वामपंथी हैं उनके लिए तो हम संगी हैं कि ये तो भैया हार्डकोर वाले, सनातनी और राम की बात करने वाले और देश की बात करने वाले और राणा प्रताप की बात करने वाले और शिवाजी की बात करने वाले और महाराज सूरजमल की बात करने वाले, राम और कृष्ण की झांसी की रानी की बात करने वाले, और संगी कहते हैं कि अरे तो सेकुलर है भैया, ये तो अल्लाहू अल्लाहू गाते हैं, ये तो नुसरत फतेह अली खान के फैन हैं, इनको तो अमीर खुसरो चाहिए, ये तो दारा शिकोह के प्रशंसक है भैया। तो मुझे लगता है कि हम इस वक्त मिसमैच हैं, और कम है, बहुत माइनॉरिटी में है। हमारा सबसे बड़ा खलीफा था, वो 11 साल चुप रहा लास्ट में, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी आवाज के पीछे थोड़ा दम था, और हम एक ऐसा विमर्श बनाना चाहते थे राजनीति में जो भारत के नए मुहावरे का विमर्श बने। वो नहीं सकता,
वो मगर ये हो न सका और अब ये आलम है। तो वो पता नहीं कब होगा, कब वो सूरज निकलेगा। मुझे अब भी आशा है कि जो अगली जनरेशन है जो अब सुन पढ़ रही है वो कुछ दिन बाद इनसे ऊब जाएगी सबसे। सबसे छोटे हैं आप, 3 भाई 2 बहनें? 4 भाई 1 बहन। 1 बहन। और सबसे छोटे तो सबसे लाडले भी? नहीं। जो आजकल कहा जाता है स्पॉइल्ड ब्रैट, वो चीज तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं। कस्बों में क्या होता है कि आदेश जो है वो ऊपर से नीचे चलते हैं, हायरार्की के। बड़ा भाई भी मतलब छोटा बाप होता है। उसका भी गुस्सा वही चलता है, उसका जूता वही चलता है। तो बड़े वाले भाई साहब से मतलब उचित दूरी रखो, वो आ जाएंगे तो अभी थपड़िया देंगे, कर दे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और दूसरे में सक्सेसफुल बड़ा भाई, वो इंजीनियर हो गए, तो वैसे भी सक्सेसफुल बड़े भाई, तो वो भी काम खत्म हो गया। तो मेरे साथ तो अब फिर मैंने पिताजी की नहीं मानी। फिर हमारे समाज में और घर में जो भी बाधित चीजें थी प्रयोग के नाम पर, वो मैंने की। जैसे कविता लिखना, ये बाधित था। गाना गाना, उस छोटे से घर में नीचे वाले दरवाजे से पिताजी घुसते तो पता नहीं चलता था मुझे, तो मैं पीछे ऊपर वाले कमरे में बैठ के गाना गा रहा हूँ। तो वो जीने में चढ़ते हुए कहते थे, अरे एक हारमोनियम और ला दो इसे, स्टेशन पे एक चक्कर ले आएगा, अपना भी ले आएगा हमारा भी ले आएगा। तो उनको इतनी ज़्यादा संगीत से नाराज़गी थी। वो तो मेरी माँ का कंठ जो है ना, उसमें कविता है, उसमें गीत है, लोकगीत है, वो अच्छा गाती थी, मधुर गाती थी। और मैं उन्हीं के पास सोता था, मतलब 6-7 क्लास तक माँ के पास ही सोता था। फिर वहीं सोता तो मुझे उनका सुन के रात को उन्हें नींद आती, सो गा के बिना गाए नींद नहीं आती थी, उसकी वजह से चला गया। तो वो हमने काम किया। फिर माँ बाप की आज्ञा ही इच्छा है कैरियर तक में, मैंने कैरियर में वो नहीं किया, शादी में वो नहीं किया, राजनीति में वो नहीं किया, आंदोलन में वो नहीं किया। बहुत सारे लोग तो शुरू से ही मेरे बारे में एक इमेज बन गई कि मतलब ये क्रांतिकारी है। ये तो अब कह रही हो आप, बिगड़ा हुआ है। हाँ, लड़का ठीक नहीं, मतलब कहे में नहीं है। हाँ। मास्टर जी का लड़का मास्टर जी के कहे में ना है। मतलब पिलके में जो बात थी वो ये थी, मास्टर जी का लड़का मास्टर जी के कहे में ना। जी वो पता नहीं क्या कर रहा है जी, वो कुछ उसमें जावे जी, कविता विता सुनावे। अब तो और घर में जो सब इतने पढ़ने लिखने वाले हैं। हाँ, और सबसे बड़े शालीन, पिताजी की इज्जत सबकी इज्जत है भाई। पिताजी जो है वो हिंदी के प्रोफेसर हैं, बृहस्पति हैं शहर के। और मानिए मत मानिए, हमारे कस्बों में अब तो कर खत्म हो गई चूंकि, और होनी भी चाहिए, वर्ण व्यवस्था के आदर सत्कार और स्वीकार्यताएं भी थी कि पंडित जी हैं, एक तो हिंदी के प्रोफेसर हैं, संस्कृत हिंदी के आचार्य आदमी हैं, दूसरे प्रोफेसर साहब हैं, तीसरे ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं। तो बाकी जातियों में भाई बड़ा वो था। तो वो गुरुता, वो गंभीरता वो पूरे खानदान में आई। हम उसके बिल्कुल विपरीत। आपने सरनेम छोड़ दिया? हमने सरनेम छोड़ दिया, तो ये भी उनको बड़ा तो लगा होगा एकदम शर्मा। हाँ, मतलब उनको लगता है, जैसे एक बार वो मेरे पास, मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक मारुति जैन होती थी। तो वो गाजियाबाद मेरे घर आए हुए थे, जो मैंने अपना घर बना रखा है, और मुझे उनको लेकर पिलखवे जाना था। तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो 2 साल की थी, 2-2.5 साल की। तो वो आगे वाली सीट पर उनकी गोदी में बैठी थी, जैसे बाबा की गोदी में बच्चे बात करते रहते, बाबा ये बाबा ये, बाबा भी उससे बात कर रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था। मेरा उनके बीच संवाद कम होता था, और कम होता है अभी भी। तो जब हम जाते हैं यहाँ से, डासना मसूरी एक जगह पड़ती है, अब तो उसके ऊपर गडकरी जी ने बहुत खूबसूरत एक फ्लाईओवर बना दिया। तो उसके नीचे एक मस्जिद थी सीधे हाथ पे, अभी भी है, बड़ी सी मस्जिद है। तो वो बाबा से बात करती करती, उसने यूं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इधर मस्जिद है, बाबा से बात कर रही थी, यूं करते करते, और उसने मस्जिद को देख के यूं किया। तो मेरे पिताजी ने यूं करके देखा, क्या है, क्या था भाई, यहाँ कौन मंदिर आ गया। उन्हें पता था ये तो मुस्लिम बस्ती है, यहाँ कोई मंदिर आएगा नहीं, यहाँ कौन मंदिर आ गया, मस्त है। मैंने कहा तो मस्जिद है। अच्छा, तो मस्जिद को भी करती है। मैंने कहा इसको सिखाया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ पढ़े, चर्च जहाँ पढ़े वहाँ नमस्ते करो। कम्युनिस्ट का बच्चा है। तो मैंने कहा कम्युनिस्ट का बच्चा क्या होता है, वो तो धर्म मानते ही नहीं, बस वो हिंदुओं को नहीं मानते, बाकी तो सबको मानते हैं। तो मैंने कहा तो हिंदू को भी करती है। अब उसके समझ में नहीं आया, बच्ची के बेचारे, छोटा सा बच्चा समझ में आया। तो वो जो एक बना बनाया कस्बाई सांचा था सोच का, बहुत तोड़ा। जैसे एक बार मैं दिवाली पे घर गया, जाते थे हम लोग पहले दिवाली, तो अपना घर था नहीं, नौकरी पे होते थे, गवर्नमेंट की नौकरी पे छुट्टी पे होते थे। तो घर पहुंचा, तो जहाँ आप अभी गई थी घर में, वहाँ जो कमरे में बैठक में घुसने की वो है चौखट है, उसके ऊपर विश्व हिंदू परिषद वाले एक वो चिपका गए थे प्लास्टिक। ये मंदिर आंदोलन का समय था, या बीत चुका था, 93-94 की बात थी। उस पर लिखा हुआ था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो मेरी हाइट थोड़ी ठीक है, और मेरे पिताजी वहीं खड़े थे, भाई भी खड़े थे मेरे। तो मैं गया, मैं जैसे जाने लगा, मैंने उसको देखा, मैंने उसको यूं कोने से पकड़ा और उसको हटा दिया। अब वो विश्व हिंदू परिषद के खैर ख्वाह
आरएसएस के उनके लोग परिचित और खुद वो बड़े सक्रिय आदमी, उन्होंने देखा कि बोले अरे अरे ये क्यों हटा दिया? तो मैंने कहा क्या लगा रखा है इधर? तो बोले क्यों, तुम्हें गर्व नहीं है कि तुम हिंदू हो? मैंने कहा जी बहुत गर्व है। तो बोले फिर क्यों क्यों हटा दिया ये? मैंने कहा जी वो अभी मुझसे मिलने अमित खान आएगा मेरा दोस्त, फिर रऊफ आएगा दिवाली मिलने, वो इसे पढ़ेंगे तो वो मन ही मन कहेंगे कि फ़ख्र से कहो मैं मुसलमान हूँ। तो मैं मुसलमान का स्वागत नहीं करना चाहता, मैं दोस्त का स्वागत करना चाहता हूँ। पर वो उनको आती नहीं थी समझ में। उससे क्या फ़र्क है, वो अपना कहें, वो अपने घर पे लगाएं, हम अपने घर पे लगाएं। तो इस तरह के छोटे मोटे विवाद जो है वैचारिकी को लेके मेरे होते रहे। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस बंधे हुए वैचारिकी की जगह से भी निकल कर मैंने खुद को खोला और खुद को जानने की कोशिश की। जैसे LGBT राइट्स हैं, तो मैं बिल्कुल टिपिकल कस्बा स्टाइल में सोचता था। मेरी बेटी ने मुझे ग्रेजुएट किया। हाउ कैन यू से दिस, ऐसे कैसे कह सकते हो आप? दे हैव देयर राइट्स, दे हैव देयर प्रेफरेंस। अब छोटा सा बच्चा मेरे से लड़ रहा है, मैंने कोई मजाक में कोई बात कह दी होगी, वैसे आप मजाक में कहते हैं, हमारे अभ्यास है इन चीजों का। LGBT राइट पे आप कुछ भी बोलिएगा, तो उन लोगों के लिए हम कुछ भी मजाक बच्चों को इनसेंसिटिव लगता है। बच्चों को बहुत इनसेंसिटिव लगता है कि ऐसे कैसे कर दिया आपने। और फिर मैंने अलीगढ़ देखी, उस फिल्म ने तो मुझे एकदम चौंका दिया। तब से फिर जब LGBT राइट्स के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने अप्रोच करा तो मैंने उन्हें घर बुलाया, घर बात करता हूँ। अब वो कहती है कि मेरा सबसे अच्छा भाई है ये, और हमारे लिए बोलता है, हमारे लिए लड़ता है। तो आप धीमे धीमे चीज़ों में ग्रेजुएट होते हैं और आपको जो पीछे गया है उसका रिग्रेट भी होता है कि यार मैंने इतना वक्त खोया समझने में चीज़ें। कुछ संस्कारों को आप कैरी करते हो और कुछ जो लगता है कि ये नहीं शायद फिट हो रहा है उसको छोड़ते भी चलते हैं अपने, जिसकी व्याख्याएं इस समय पे ठीक नहीं हो पा रही होती। जैसे अंतर्जातीय विवाह, तो उसका बड़ा झगड़ा हुआ। मेरे पिताजी का सबसे बड़ा गुस्सा यही था। मेरा एक भाई जो बहुत विद्वान है, हम मेरे से तो बहुत ही विद्वान है, वो मुझे समझाने के लिए जब आए, जब मैं नौकरी करता था, मेरी वाइफ साथ में नौकरी करती थी, तो मैंने कहा उनकी प्रॉब्लम क्या है? लड़की सुंदर है, हमारी भाभियों जैसी जैसी हमारी भाभियाँ आई हैं, पढ़ी लिखी है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, टॉपर है, सोफाया की पढ़ी हुई है, मेरे बराबर के वेतनमान में है, यही तो लड़की चाह रहे थे वो। तो उन्होंने फिर कहा कि यार उनकी बस ये प्रॉब्लम है, वो उनका कहना यह है कि ब्राह्मण नहीं है। तो मैंने कहा भाई आप उनसे बात करो, या तो उन्होंने मुझे गलत पढ़ाया था या वो अपना पढ़ा भूल रहे हैं। मैंने तो उनसे शुरू में जब वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, छोटा था मैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ब्राह्मण के 6 काम हैं: दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना। मैंने कहा वो 6 के 6 काम करती है, आके मिल लें, देख लें, 6 के 6 काम। तू तो ब्राह्मण ही है, उससे क्या होता है कि उसके नाम के पीछे कौन सी जाति लिखी हुई है? तो बोले यार वो ठीक है, पर तू समझता है। उनको लगा भी 5 बच्चे थे, सबने ब्राह्मणों में करी शादी, जिसकी जहाँ कही उसने शादी कर ली। ये एक लड़का है जो कह रहा है कि नहीं, मैं तो जरूरी नहीं है ब्राह्मणों में शादी करूं। तो मेरे जो भतीजे भतीजी थे, जब वो बड़े हो रहे थे, तो वो बड़े खुश होते थे। तो उन्होंने कहा भाई चाचा ने पहले पीढ़ी में ये वाला काम तो हमारे गंगा जी में छोड़ दिया कि अब बाहर में जाओ, जो आपको सुविधाजनक लगे, जो अच्छा लगे, धर्म जाति से ऊपर अच्छा इंसान लगे, जिसके साथ आप जीवन बिता सकते हो, उसके साथ जीवन बिताओ। चलिए आपको थोड़े से मैसेजेस सुनवाए जाएं। कुमार बचपन से ही बहुत शरारती, तेज तर्रार और छोटी छोटी हरकत करने वाला रहा है। ये 9th में पढ़ रहे थे तो साइकिल पर ये शहर में कहीं चल रहे थे और अच्छी हाइट है, मेरे ख्याल से 5 फीट 11 इंच हाइट है, और उसके बाद खड़े होकर साइकिल चला रहे थे। तो क्या बुरी स्थिति बनी होगी। इसने अचानक मुझे देखा, मैं बाजार में आ रहा था, एकदम बैठ गया। तो मैंने सोचा कि आज इसे बुला कर डांटूंगा जब घर आएगा, पर बाद में मैंने सोचा अरे जब बचपन हमारा था तो हम भी तो ऐसा ही किया करते थे, इसलिए मैंने इससे कुछ नहीं कहा, सीखा कि भाई जवानी में तो या बचपन में ये बातें होती। अच्छी बातें बता रहे हैं। एक छोटी सी और तुरंत बुद्धि की बात है। हमारे परिवार में यह सबसे छोटा बालक है, तो इसे परंपरा से बहुत मिला है। उस सब के प्राप्त करने पर ही इसने ये किया कि एक तो इसमें संस्कार आए, जो पूजा पाठ वाले या आस्था वाले, जो आज रामायण सुना रहा है, वहाँ पिता की पुस्तक है और माँ की पूजा, इन दोनों का प्रभाव पड़ा है, जिससे ये आज उस क्षेत्र में भी अपना नाम कर रहा है। पर ये बात निश्चित है कि उसको भगवान ने मेधा दी है, भगवान ने प्रतिभा दी है, पर उस प्रतिभा में इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसके बड़े सब एक से एक प्रतिभाशाली हैं। तो अच्छा बोले। मेरा तो जीवन में पहली बार इतना अच्छा बोलते हुए सुना है अपने बारे में। अच्छा है ना? लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पिटा कब।
कुमार अरे वाह, का क्या बात है। सबसे छोटा सदस्य, सबसे चंचल, साइंस पढ़ता हुआ और इंजीनियर बनने की तमन्ना लेकर मेरे पास आया और फिर वहाँ से एक निर्णय लेता है कि मेरे को साहित्य पढ़ना है। और उस समय से लेके आज तक उसका अपने सब्जेक्ट, अपने ज्ञान का जिस तरह उसने विस्तार किया है, पूरे परिवार के लिए एक पहचान चिन्ह है, गर्व का कारण है और सबसे छोटे बच्चे का पूरे परिवार के लिए वट वृक्ष बन जाना, ये बहुत कम होता है। हमारे साथ हुआ है और हमें इस बात पे गर्व है, हमें घमंड है अपने आप पे। जब मेरे को लोग पूछते हैं कुमार आपका भाई है, तो अचानक हमारी इज्जत अपने आप कई गुना बढ़ जाती है लोगों की नज़र में। मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे खुशी है कि मैं कुछ उसके लिए कह पा रहा हूँ। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं और ये हमारे घर में रोल मॉडल रहे हैं पूरे फैमिली में, क्योंकि ये इंजीनियर सेलेक्ट हुए ऐसी स्थिति में और बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही सौम्य, बहुत शालीन। तो ये हमारे आसपास के सारे युवकों के लिए, मनोज भाई साहब जो थे, उनको देखो, उनके बेटे को उनका देखो। बेटा देखो, बड़ा वाला देखो मनोज, उसने बीटेक करा, पहला बीटेक शहर का, कस्बे का, तुरंत नौकरी लगी, टेक्सटाइल इंजीनियर हुए। एक मैसेज और। कुमार बचपन से ही बहुत भावुक प्रवृत्ति का बच्चा रहा है और मुझे एक घटना कुमार के संबंध में याद आती है जो मुझे खुद भावुक कर देती है। मैं उस समय बड़ा संवेदनशील होकर मैं स्वयं भी भावुक हो गया था। 1995 की बात है। ये राजस्थान में भरतपुर में एक कॉलेज में लेक्चरर था और इसने परिवार की इच्छा के विरुद्ध इंटरकास्ट मैरिज की थी और परिवार में इसको नहीं एंट्री हो पा रही थी। और मैं भी भरतपुर के महारानी जया कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर था और मैं इसके पड़ोस में ही कृष्णा नगर कॉलोनी में हम दोनों रहते थे। ये मंजू के साथ, अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहता था। क्योंकि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहती थी, वो उसमें PhD कर रही थी, तो मैं खाना इसके यहाँ खाया करता था। तो मुझे एक दिन का वाक़या याद है कि मैं इसके पास गया, मैं बड़ा भावुक था, इस बात के लिए बड़ा भावुक था कि मैं अपने घर पे लखवा नहीं जा पा रहा हूँ, तो मेरी वहाँ जाने में बड़ी समस्या हो रही है। एक दिन बात करते करते वो एक बहुत बुरी तरह बच्चों की तरह मेरी गोद में बैठ कर रोने लगा। मैंने उसको बहुत प्यार से शांत किया और इस बात का श्योर किया कि बहुत जल्दी मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों मिलकर मम्मी पापा को समझाएंगे और घर में उसकी स्वागत होगा, घर में उसकी एंट्री होगी। तो इसकी भावुकता उस दिन मैं समझ गया था कि ये जड़ों से बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसकी भावुकता सबके लिए है, अपने परिवार के लिए भी, सबके लिए। निश्चित रूप से ये बात तो माननी पड़ेगी। इनका बड़ा योगदान मेरे कैरियर में ऐसा है कि ये इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने मुझे अब मैं क्लास जा नहीं सकता था क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो मैं प्राइवेट स्टूडेंट था और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मंचों पे जाने लगा था। तो 300 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, तो आप कमाने जाओ कि क्लास करने जाओ। फिर आप रेगुलर क्लास नहीं करते हो, है ना। तो कैसे, जैसे रोमी जूलियट पढ़ाया जा रहा है या हार्डी पढ़ाया जा रहा है या चार्ल्स डिकेंस पढ़ाया जा रहा है, तो आपने क्लास ही नहीं पढ़ी तो पहले 20 पेज चले गए। अब आप कैसे जुड़ोगे इस नाटक से या इस उपन्यास से। तो इनसे थोड़ा बहुत संपर्क ये बचा के पापा जी से मुझे थोड़ा बहुत बताए थे। तो इन्होंने क्या किया कि BA में मुझे MA के जो नोट्स अपने स्टूडेंट्स को तैयार कराए थे इन्होंने वो मुझे दे दिया और मुझे कहा कि इसे पढ़ो, देखो इसमें क्या क्या है, इसका ये अर्थ है, अब इसे याद कर लो, समझ लो। तो जब मैंने BA की पहली साल का एग्ज़ाम दिया, तो जैसे अंग्रेजी में मुझे कवि याद है जॉन डन, वो मेटाफिजिकल कवि है। तो मेटाफिजिशियन इन द पोइट्री ऑफ जॉन डन लिखना है। तो वो अगर BA का फर्स्ट ईयर का लड़का बोलता तो 3 पेज 2 पेज लिख देता। इन्होंने मुझे 7-8 पेज का MA का लेक्चर दे दिया, जिसमें मेटाफिजिशियन वाज द टर्म कॉइन्ड बाय बेन जॉनसन इन द लाइफ ऑफ कॉवले फर्स्ट टाइम, एक्सटेसी, ये वो मैंने सजा के जब लिखी तो जो BA में जिसने कॉपी चेक की उसको लगा ये क्या है, MA की तो नहीं आ गई। तो मुझे 50 में से 46 नंबर पोइट्री में मिले। तो इनको लगा ये अंग्रेजी में जा सकता है,
तो इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद मुझे मेंटली तैयार करा कि मैं इंग्लिश में एमए करूं। और मैंने सागर विश्वविद्यालय में, शायद मैं पहली बार बता रहा हूँ, एमए अंग्रेजी में एडमिशन ले लिया। डॉक्टर आनंद अवस्थी वहाँ उस समय प्रोफेसर हुआ करते थे, आगरा के बड़े विद्वान व्यक्ति थे। अच्छा। मैं सागर विश्वविद्यालय चला गया एडमिशन लेके इंग्लिश डिपार्टमेंट इंग्लिश में, और मैं 1 महीने वहीं रहा अवस्थी जी के घर पे। अवस्थी जी अकेले रहते थे, उनका परिवार आगरा रहता था, तो स्टोव होता था एक, और स्टोव पे वो पंप से चाय बनाना, उनको चाय का बहुत शौक था अवस्थी जी को। और वो कहते थे हाँ पंडित चाय बनाओ, गुरु चेला दोनों पियेंगे, और फिर लाओ किताब उठा के। और फिर मैं किताब उठा के लाता ओथेलो, फिर ओथेलो अपना शुरू कर देते हो, अपना जो से उसको पढ़ना और उसका अभिनय करके दिखाना और फिर बताना कि क्या कहा जा रहा है। ऐसी किंग लियर जो कुछ भी था, 1-1.5-2 महीने में हमने काफ़ी। फिर मुझे पढ़ते फिर एक दिन मुझे लगा कि यार हम इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ आए कि कविता लिखेंगे हिंदी की, हिंदी अब सिर्फ आजीविका के लिए कि अंग्रेजी में ट्यूशन अच्छे होते हैं, अंग्रेजी की थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कहते थे उस जमाने में, ये होता था कि यार 91-92 में। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, जो होगा, हिंदी में नौकरी टफ थी मिलनी, अंग्रेजी में नौकरी बहुत आसान थी। मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं अगस्त में छोड़ के फिर वापस दिल्ली आ गया, और फिर मैंने MMH कॉलेज में, कुंवर बेचैन साहब जहाँ थे वहाँ MA हिंदी के भवानंद प्रतिष्ठान में मैंने एडमिशन लिया। चलिए घर परिवार से थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, आज मैंने गौर किया जब आप अपने पुराने घर में गए तो मतलब आप भी भावुक हो रहे थे, जैसे आपके भाई कह रहे हैं कि, तो अगर मैं कहूँ कि अपनी लिखी इतने सालों में कोई कविता जो उस वक्त ख्याल आ रहा हो अपने उस घर में जब आप एंटर कर रहे थे उस वक्त? नहीं, मैंने जो कविता, आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि मैं गाजियाबाद आ गया या मैं राजस्थान चला गया और मैंने ये वाला घर बना लिया, अभी ये 10-12 साल से ख़त्म हुआ है, वरना मुझे बहुत बार सपने उस घर के आते थे। ये होता है, उसका जीना, उसके ऊपर से जहाँ से मैं झांक रहा था वहाँ पढ़ा ज़्यादा है, लिखा मैंने इस नए वाले घर में ज़्यादा है। बट आज कोई कविता आप किसी और की याद कर रहे थे चंद पंक्ति? वो एक जॉन एलिया का शेर है कि साल दर साल और न एक लम्हा, कोई भी तो ना इनमें बल आया। साल दर साल और ना एक लम्हा, कोई भी ना तो इनमें बल आया। यूं ही एक दर पे मैंने आहट दी, यूं ही लड़का सा मैं निकल आया। सो आई वॉज लिटरली वॉचिंग माई सेल्फ कमिंग आउट फ्रॉम दैट डोर। मैं बिल्कुल खुद को महसूस कर रहा था। ये जो दरवाजा था जो मैंने खोला था, जिसमें अंदर गया था, इस पे मैंने पेंट किया है। हाँ, पहले सब काम कटे हुए डिब्बे में, हाँ, और बड़ा रुचि नहीं, मिलते नहीं थे, रुचि होती थी। एक मैं करूंगा, एक तुम कर दो, आगे वाला दे दिया इसको, पीछे वाला मैं करूंगा। खासकर दिवाली के टाइम ऐसे तो दिवाली पर तो होता ही था। इस पूरे घर पर पुताई होती थी, पूरे घर पर पेंट होता था। तो पेंट कैसे किया जाएगा? तो पेंट का तरीका होता था, छोटा सा डिब्बा आता था और मिट्टी के तेल में वो खूब सारा मिला के बड़ा कर लिया जाता था, और वो अलग अलग डिब्बों में, फिर उस पर एक एक कुची के, फिर सूखता था, फिर उस पर एक एक कुची लगती थी, 2 कोट लगते थे। छूना मत अभी से, अभी ऐसा ही है। तो इस पर जो अभी नीला पेंट है, यही नीला, इसका मतलब चला आता, इन्हें अंदाजा होगा कि नीला ही होता है, तब से यही चल रहा है, तब से यही नीला पेंट है इसके ऊपर, मतलब इसी तरह का पेंट चलता रहा। तो मैंने इस पर पेंट किया है, इस पर पॉलिश की है। आज जब इंटीरियर वाले आते हैं, कोई घर में बदलना हो कुछ तो बताते हैं, तो मुझे सब वो याद आता है। तो नेक्स्ट जनरेशन वो नहीं कर सकती। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही कुछ हुआ है, तुमने तो सारे लोगों के साथ शो करें, सबकी लाइफ में हुआ है, खुद की लाइफ में भी यही हुआ होगा झांसी से आते समय। लेकिन आज अगर पीछे मुड़ के देखो तो ये एक असंभव सफर है। बिल्कुल नहीं। और एक और चीज होती है, सब लोग ये कहते हैं कि आज जब बताते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई पिताजी के पास पैसे नहीं थे, या वो गली थी या साइकिल थी। सिर्फ जब उस समय उस वक्त में थे तो उसमें खुश थे, जितने भी साधन संसाधन थे हम लोग उसमें खुश थे। आज मुड़ के कहते हैं अरे बहुत स्ट्रगल था हमारी लाइफ में। स्ट्रगल इन द सेंस ये था कि जैसे आज के बच्चे को ये कहा जाए कि तुम्हें एक ऐसे घर में डाला जा रहा है जिसमें इंटरनेट नहीं है, और अब ग्रो करके दिखाओ, तो वो कहेगा ना कि यार लंका लग गई भाई, क्या करो। आप सोच के देखिए ना कि एक कस्बे में जिसमें कोई पुस्तकालय ऐसा बड़ा नहीं है, कोई ऐसी चर्चा कॉफ़ी शॉप नहीं है, पूरे शहर में एक खाने का होटल नहीं था, नहीं होता था, एक आध चाट की दुकान, पूरे कस्बे में खाने का होटल नहीं था। पहली बार जब एक खाने का होटल खुला तो उसके बाहर जब मैंने तंदूर रखा हुआ देखा, जब मैं 7वीं 8वीं में था, मेरी समझ में आना बंद हो गया इसमें रोटी कैसे निकल रही है। तो उसकी बाकायदा रिसर्च हुई कि इसकी रोटी कैसे निकलती होंगी। तो फिर मेरे एक अपने से सीनियर दोस्त से कहा कि वो 2 क्रिकेट खेलते थे वो हमारे साथ, भाई साहब, तो वो वहाँ से खाना खाते थे कई बार रुक के। मैंने कहा भाई साहब मुझे देखनी है। बोले खा ले। तो मैंने कहा हाँ खा भी लूँगा। वो रोटी पहली आई
तो मैंने तो वो छूने से मना कर दिया, क्योंकि वो डी शेप्ड थी, उसमें पीछे छेद थे, उसमें बोला अब एक तरफ तो माँ के हाथ की रोटी आती थी, बिल्कुल गोल फूली हुई, ऊपर से लगा हुआ, और एक वो अजीब सी, मैंने कहा आप खा भी कैसे लेते हो? अरे बोलो खा के देख। तो मैंने तो वो छुई नहीं, लेकिन मैंने देखा कि इसमें रोटी आती कैसे है और ये लगती कैसे है। तो जिस कस्बे में 10-15 हज़ार लोग ये सोच के रहते हो कि खाना या तो खुद खा लेंगे या कोई खिला देगा, खरीद के खाना नहीं खा, देखो कितनी बड़ी बात। अच्छा नहीं माना जाता था। खरीद के खाना कैसे खा लोगे भाई? जबकि गमियां होती थी, मौत होती थी, 13 दिन तक खाना नहीं बनता था, पड़ोस से आता था, अड़ोस पड़ोस से आता था, शादी ब्याह होती थी। तो वो सामाजिकता गहरी बोई हुई है। मुझे लगता है कि नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, न्यू सिकंदराबाद, न्यू बेंगलोर, इनको ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि सैकड़ों वर्षों की कस्बाई मान्यताएं और कस्बाई जो नींव होती है उसका क्या मतलब होता है। हम लकी एनफ, हम भाग्यशाली हैं कि हमारी नींव जो है उन छोटे कस्बे और उन छोटे शहरों ने रखी है। मतलब हमने वो देखा है और ये भी देख रहे हैं, दोनों तरह की जिंदगियां देखी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज आपके स्कूल भी देख गए हम, और आपने कहा कि उस समय यही सबसे अच्छा लगता था। स्कूल के दिनों की कोई खास याद अगर आज आप शेयर करना चाहें। स्कूल के दिनों में मेरी रुचि पढ़ाई लिखाई में कम थी। आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। पढ़ाई लिखाई में रुचि मेरी इतनी थी कि जैसे हिंदी की अगर मुझे किताब मिल जाए या इंग्लिश की किताब मिल जाए 9th में 10th में, तो वो मुझे 1 महीने में पूरी याद हो जाती थी। अच्छा। जिसको पढ़ने में लोगों को बड़ी दिक्कत लगती थी कि ये रेन वाली कविता है, रेन रेन कम अगेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इट क्लैटर्स ऑन द हूफ, हेनरी डब्ल्यू लॉन्गफेलो की कविता पूरी याद हो गई। उसके बाद वो डैफोडिल्स पूरी याद हो गई, व्हेन आई ले वेकेंट ऑन माय कोच वर्ड्सवर्थ की। उसके बाद क्या है वो लूसी ग्रे, व्हेन आई आफ्टर लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड आई चांस टू सी द ब्रिक ऑफ डे, द सॉलिटरी चाइल्ड, नो मेट नो कॉमरेड लूसी, नो शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मूर, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड सेगमेंटो। मतलब 8th में थी, कैन यू बिलीव, 8th 9th में थी, पूरी याद हो गई। ये अभी तक, ये गुण अभी तक चल रहा है। अभी तक है। और हिंदी पूरी याद हो गई, आई और याद हो गई। अब बस जो बाकी चीजें हैं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, 10वीं में तो बायोलॉजी भी थी, पोरीफेरा, वर्टिब्रेटा, और वो क्या कहते हैं रेप्टिलिया, वो उनके रेप्टिलिया पोरीफेरा में घुस जाते थे, ऑर्थोपोडा उसमें घुस जाता था, समझ में नहीं आता था, पिताजी फिर कान पकड़ते थे, फिर शिकायतें आती थी, उसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो अच्छा विद्यार्थी मैं नहीं था। और शुरू से भाषा के मतलब कह सकते हैं, उसका रीजन क्या था कि पिताजी ने डिबेटर बना दिया था सबको। जहाँ भी डिबेट कंपटीशन है बोलने जाओगे, उसमें क्या करते थे वो लिख के देते थे शुरू में, तो 9वीं 10वीं तक तो पूरा, जैसे आज के समाज में गीता की आवश्यकता टॉपिक है, 100 रुपए का पुरस्कार है, 101 रुपए फर्स्ट प्राइज, 51 रुपए सेकंड प्राइज और 21 रुपए के कंसोलेशन। तो उनका पहले ही होता था कि अगर 51 रुपए का पुरस्कार लाओ तो उसे वहीं दिया ना। अच्छा। 100 का लाओ तो ले आना घर, 21 में तो घर मत आना। घर भी मत आना, मतलब कहीं और ही चले जाना, तुम कुरुक्षेत्र ही चले जाना गीता प्राप्त करने। क्या हाल होता था, और पूरी तैयारी होती थी उसकी, तो वो लिखा जाता था। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, नीर क्षीर विवेकी निर्णायक गण, मेरे विपक्षी वक्ताओं एवं प्रिय श्रोताओं, सर्वप्रथम मैं आज आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे बालक को आपने गीता जैसे महनीय विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। अभी पिताजी ने लिख दिया, हमने याद कर लिया। उनके सामने फिर खड़े होकर सुनाना पड़ता था यूं करके, व्यासपीठ पर विराजमान। तो उसमें क्या होता था, जैसे भाषण देते हुए कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने, स्त्रियों के समर्थन में, वे श्रीमती इंदिरा गांधी थीं जिन्होंने बड़े बड़ों को बौना बना दिया था। तो उन्होंने बोला, यहाँ आओ, बड़े कितने बड़े होते हैं जी, इतने, बौना कितना होता है, इतना। अब बोलो दोबारा, बड़े बड़ों को बौना, अरे बौना नीचे है कि ऊपर है जी, नीचे है, तो नीचे हाथ करो, ये कहो बड़े बड़ों को बौना बना दिया था। तो पूरी प्रैक्टिस होती थी उसकी भाई, और उसमें डांट पड़ती थी। अच्छा, सारे श्रोता जो थे सब भाई बैठ जाते थे, ये सब जो बैठे सामने, जब इनका होता तो हम बैठ जाते थे सारा करके। तो डिबेट की हालत ये होती थी ऋचा कि जैसे हम 3 भाई बोलने गए, 2 भाई बोलने गए या बहन बोलने गई, तो मुझे अपनी याद हो गई और उनकी भी याद हो गई। अब वो अड़ गया बेचारा, उसको वो भूल गया, उसने याद नहीं करी, वो केमिस्ट्री फिजिक्स बड़ा वाला भाई है उनसे छोटा वाला, याद नहीं वो, तो वो बेचारे से अटक गया बीच में। तो वो मैं बोल देता था, आज भरे भरे बाजार में किसी द्रौपदी का चीरहरण होता है, न किसी युधिष्ठिर की भुजा पड़कती है, न किसी अर्जुन के हाथ में गांडीव आता है, न कोई भीम अपना भाला संभालता है, न कोई पिता में भीष्म उस भरी सभा में इस विचार को दोबारा जागृत करने के लिए प्रायश्चित का पर्व मनाता है अध्यक्ष महोदय। तो वो कहते थे, इसे याद है मूर्ख। वो उस पर डांट पड़ती थी बेचारे की, वो बाद में मुझे घूंसे मारता था तो कि बोलने की क्या जरूरत थी। तो
पढ़ाई लिखाई के अलावा सब काम था। मोहम्मद रफी सुन लीजिए आप, और जिस पर डांट पड़ती थी। हाँ, और गाने सब रटे हुए थे, मतलब वो हुए हम जिनके लिए बर्बाद का शुरू का भी सब, असीर पंजे है दे शबाब करके मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे, वो सब उसी स्वर में याद होता था। हुए हम जिनके लिए, उसमें नौशाद साहब का है, ये शकील का है, ये हसरत का है, ये सब याद रहता था। और वो केवल रेडियो सुन के, बुश का रेडियो था एक, वो 2 बार बजता था, सुबह ब्रजमाधुरी आती थी उसमें बड़ा एक संगीत बजता था, और सोम ठाकुर की कविता बजती थी। सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, ये चलती थी। शाम को समाचार आते थे, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रूस के दौरे पर कहा, ऐसे रामानंद प्रसाद सिंह का तबसरा आता था। लोतिका रत्नम अंग्रेजी में न्यूज़ पढ़ती थी, उनसे प्रोनाउंसिएशन ठीक हुआ, दिस इज ऑल इंडिया न्यूज़। हाँ, मुझे। और बलदेवानंद सागर जो हैं वो संस्कृत के वो पढ़ते, यम आकाशवाणी प्रवाचक बलदेवानंद सागर, आता था ना। इतना याद नहीं है मुझे, याद था आपकी तरह नहीं है बिल्कुल भी। तो पढ़ाई लिखाई के अलावा स्काउट के कमांडर होना है, पैनल इंस्पेक्शन के सारे प्रोग्राम करने हैं, गा के सुनाना है, नाच के दिखाना है, जो काम करना है, पतंग उड़ानी है, वो सब करना है। तो बस पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, लेकिन इतनी क्षमता थी कि फिर भी कर लेते थे, पास होने लगे। नहीं, पास नहीं, अच्छे नंबरों से बस ये नहीं होता था कि फर्स्ट क्लास में आ जाएं कि सेकंड आ जाएं, कभी कभी आ भी जाते थे, आगे पीछे चलता रहता था। चलिए, कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, लेकिन उसके पहले अगर उस जमाने का अपना कोई पसंदीदा गीत 2 लाइन सुना दीजिए। मेरे को शुरू से रफ़ी लता के ड्यूट्स जो थे वो बहुत पसंद थे। उनमें से एक गाना तो बहुत ही, मैंने बाद में भी बहुत बार अपने शोज़ में सुना दिया है वो लोगों को, वो बहुत पसंद था। और दिल ने फिर याद किया, जिसमें सुमन कल्याणपुर, रफ़ी साहब और मेरी जो बहन है वंदना, उसकी सहेलियों को ये पता था कि मुझे गाना बहुत अच्छा आता है। तो वो हमारे यहाँ ऐसा होता था ना कस्बा में, सब दीदियाँ, कल्पी दीदी, कविता दीदी, फलना दीदी, जो पकड़ लें दीदी, अरे यहाँ सुन, जी दीदी यहाँ बैठ। तो वो होती थी अपनी, क्या कहते हैं वो, टेबल, स्कूल की जो टेबल, उसे बजा के, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, हमें वो चाहे करें ना यार। अच्छा, वो लड़कियां तो बड़ी हो रही थी, वो तो 11वीं 12वीं की थी, तो उनके तो जीवन में बाकायदा प्रेम से प्रवेश कर रहा था। आपको समझ नहीं आता होगा? हमें समझ नहीं आता था कि ये क्यों इकट्ठी करके 9वीं क्लास में मेरे को, यहाँ सुन, वो सुना, अच्छा वो वाला सुना, वो दूसरी लड़की तो चोर है, अब वो वाला सुना। कौन सा? कोई सा, अब जैसे उन्होंने कोई सा भी गाना अपना रफ़ी साहब का बता दिया कि ये वाला गाना बताओ, राह गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। तो उनको यही बहुत लगता था कि ये सुर में है, क्योंकि मैंने कोई नहीं सीखा था, कोई मसला नहीं था। इसने फिर बाद में कवि सम्मेलन की प्रेजेंस में बहुत मदद की, मतलब बहुत अधिक सुर तो नहीं, पर उसने बेसुरा नहीं होने दिया। जो 1 लाख आदमी सुन रहा है, 50,000 आदमी सुन रहा है, और हमने फिर अब सुनाया ना, कोई भी चाहे अपने गीतों चाहे कुछ भी गाया, लेकिन बेसुरा नहीं गाया। हाँ, बेसुरा नहीं गाया, तो उसको ये लगता है कि हाँ यार, ये सुर में है, बंदा सही गा रहा है। चलिए, कुछ मैसेजेस और सुन लेते हैं। आपने तो काफी इकट्ठा कर लिया, बहुत मेहनत की है हमने। विश्वास और मैं बचपन के दोस्त हैं सरदार। हम लोग सेकंड जनरेशन फ्रेंड्स हैं, और हमारे फादर्स भी बहुत अच्छे और क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। बचपन में हमारा एक दूसरों के घर में काफ़ी आना जाना हुआ करता था, और बहुत सी शामें हमने साथ साथ खेलते हुए बिताई हैं। विश्वास, तुम्हें याद होगा कि एक बार मस्ती मस्ती में हमने सोचा कि क्यों ना अपने होम टाउन पिलखुआ का एंड ढूंढा जाए, और एक लंबी थर्ड फोर्थ क्लास में इतना चले कि अगले दिन हमारी तबीयत खराब हो गई और स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी। विश्वास बचपन में भी एक एक्सीलेंट स्पीकर और ऑरेटर था, और उसके अंदर एक करिश्मेटिक स्पार्क था। मुझे याद है एक बार हमने डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया, जहाँ पे उसने प्रो हिंदी और मैंने प्रो इंग्लिश बोला, और एज एक्सपेक्टेड विश्वास फर्स्ट आया और मैं सेकेंड। विश्वास की पर्सनैलिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि सफलता और शोहरत ने उसे बिल्कुल नहीं बदला है। वो आज भी उतना ही हम्बल है जितना पहले था। मेरे दोस्त, तुम हमेशा ऐसे ही रहना।
तुम एक सच्चे और लाइफ लॉन्ग फ्रेंड होने के साथ साथ सबके लिए एक रोल मॉडल हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। ये मेरा सबसे शुरुआती दोस्त है सरदार सतबीर, मिक्की नाम है इसका। 84 तक ये मेरे साथ रहा। इसके फादर जो थे, जो चाचा जी हमारे सरदार राजेंद्र सिंह जी, ग्रांड पर्सनैलिटी, 6 फुट 2 इंच का सिख, ऐसी पगड़ी और ऐसी मूछें, बहुत ही प्यारे आदमी। और वो खालसा पंथ की अथॉरिटी थे। ये वाली लड़ाई कब हुई, फिर गुरुजी ने ये कब करा, फिर वो तंबाकू के खेत में गुरुजी के घोड़े ने पैर डालने से मना कर दिया। उस दिन से उन्होंने कहा कि सिख जो है वो तंबाकू से दूर रहेगा। और माता सुंदरी कहाँ की थी, और छोटे साहबजादे में जोरावर साहबजादे जो थे वो कितने साल के थे उस समय, और बाबा वो कितने साल के थे। बाबा दीप सिंह की कहानी मैंने इनसे सुनी, जिनका धड़ कट गया था, उसके बाद भी युद्ध करता रहा, तो मैंने उस पर कविता भी लिखी बाबा दीप सिंह पे। फिर तो ये सब मैंने इसके साथ सुनी, बचपन में सुनी। 84 में जब मैं 14 साल का था, तो वहाँ अचानक मेरे को दोपहर को पता चला कि 2-3 दिन बाद, मैडम गांधी की हत्या के 2 दिन बाद शायद, कि दंगा होने लगा, भगदड़ मचने लगी शहर में। तो मेरे घर में बैठे बैठे रिचा, मैं और मेरी माँ थे, कोई नहीं था उस दिन, पता नहीं, भाई लोग बाहर थे, पिताजी के बाहर गए थे। मेरे मन में सबसे पहला सवाल सतबीर का आया, इसको क्या हुआ। और ये बात 7-8 बजे की है। दंगा 2 घंटे चल चुका था, मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि हम लोग गली में थे और माँ बाहर नहीं निकलने दे रही थी, मेरी मम्मी, कि कुछ हो रहा है, क्योंकि लोग तलवारें लेके ये वो, कोई भी कहीं भी जा रहा है। तो मैं फिर वक्त निकाल के मैं भाग लिया कि पहले मैं सतबीर को देख के आता हूँ कहाँ है वो। तो मैं वहाँ पहुँचा तो सामने एक खुराना अंकल की साइकिल की दुकान थी, उनको भीड़ घेर के कुछ कर रही थी। और मुझे कई आदमियों ने, औरतों ने कहा, ये बच्चे यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले। मतलब भीड़ ने घेर रखा था, कोई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर था नहीं। फिर मैं इसके घर गया, तो इसके घर पे मुझे लोगों ने कहा कि सरदार भाग गए। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि कहाँ भाग गए। इसका घर खाली हो चुका था, पूरा घर लूट लिया लोगों ने, घर में घुस गए, ताला तोड़ लिया। हुआ क्या, जब दंगा भड़का तो इनके घर के ठीक पीछे माली रहते थे, सब्जी वाले, पूरी बस्ती थी। तो इनका घर तो बड़ा था, जैसा सरदारों का, सिखों का बढ़िया होता है, उनका घर थोड़ा 1 मंजिल नीचे था। तो मालियों ने सीढ़ी लगाई इनके घर पर, और चाची जी को कहा कि सब बच्चों को लेकर इधर आ जाओ। तो कैन यू बिलीव कि उन मालियों के घर में अंदर जो थे गोदाम थे सब्जी के, तो उन्होंने उनकी आगे बनाई एक दीवार डबल, और उसके पीछे इनके कपड़े बिछा के इनको सबको बिठा दिया। तो जब दंगाई आए, दंगाइयों को लगा इधर चले गए होंगे, इधर चले होंगे, तो इनसे पूछा मालियों से, तो एक तो माली वैसे ही दबंग जाती थी, उनके अंदर तो थोड़ा सा काम करने का मादा होता है, सबके हाथ में हथियार, सबके हाथ में फावड़ा, और वो होता है क्या रे कैसे है, बोले साहब है, तो कहाँ है, यहाँ कौन आ गया है। तो 2-4 गुंडे घुसे भी होंगे, तो उनको भी दिखा कहाँ है, कौन है, भगा भगू दिया। उन्होंने करीब 2-3 दिन इन लोगों को रखा। और फिर यहाँ से एक दिन सुबह ही सुबह, पहली जो ट्रेन कभी जाती थी या बस जाती थी, सब अपने अपने भाले वाले लेके, फावड़े वावड़े लेके 15-20 इकट्ठे होके बीच में इनको रख के इनको स्टेशन तक छोड़ के आए कि अब दंगा शांत हो गया, अब आप चले जाइए। तो मैंने 84 में 2 चीज़ें एक साथ देखी, मनुष्यता की हत्या और मनुष्यता की रक्षा। एक भीड़ थी जो 5 मीटर दूर, 10 मीटर दूर एक बेगुनाह आदमी को, एक बुजुर्ग को, शहर के एक बुजुर्ग को टायर डाल के जला रही थी। उन्मादी भीड़, पढ़ी लिखी थी, उनमें कई ऐसे थे, कुछ इंदिरा गांधी के प्रति वो रहे होंगे, कुछ उनकी हत्या से विचलित होंगे, कुछ का पुराना आक्रोश होगा, कुछ दंगाई होंगे, कुछ लुटेरे होंगे, जो भी थे वो, भीड़ का क्या विवेक होता है। और एक वो माली थे जिनका कोई काम ही नहीं है, जिनका सिर्फ इतना काम है कि सब्जियां लगाई, काटी और मंडी में दे आए और बेच दी, लेकिन उसके बाद भी उनकी रक्षा करी। बहुत ही अद्भुत। एक और बहुत स्पेशल मैसेज आपको, आप हैरान हो जाएंगे शायद, ये सुनिए आप चौंक जाएंगे। विश्वास और सतबीर दोनों बचपन के दोस्त, बचपन में ही दोनों स्कूल इकट्ठे जाते, दोनों ही खेलने भी इकट्ठे जाते, पढ़ते भी इकट्ठे, और उनके कई बहुत, इसके पापा और उस विश्वास के पापा दोनों बहुत गहरे मित्र थे, और आपस में बहुत घंटों बैठ के साहित्य के बारे में बातें करते रहते थे। ये बच्चे भी बहुत जाते और उनके पास से सीखते कुछ। घर में आता रहता और
मेरे को चाची जी बुलाता और इनको चाचा जी बुलाता था और हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसके कई बार इन्होंने स्कूल जाना, स्कूल बच्चों ने जाना और इकट्ठे नाटक भी करने और डिबेट भी करनी। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि इसी तरह बच्चों का प्यार बना रहे और हमेशा खुश रहे और बचपन की सारी यादें फिर से याद हो जाती। ओह माय गॉड रिचा, चाची जी मतलब अप्रोक्सीमेटली आई थिंक शी इज़ ऑफ 90 और इन्होंने दो बार माइग्रेशन झेला है। तो मैं इनके यहाँ रह जाता था, सतबीर मेरे यहाँ रह जाता था और अब मैं देखता हूँ कि मेरे से तीनों धर्मों के कट्टरपंथियों की नाराज़गी है। मेरे से जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो भी नाराज़ रहते हैं, सिख कट्टरपंथी है वो भी नाराज़ रहते हैं और हिंदू कट्टरपंथी तो रहते ही हैं। उनको लगता है कि मैं सच्चा हिंदू नहीं हूँ। तो मैं उनको कैसे बताऊँ कि मैं इनका पाला हुआ हूँ, सतबीर की माँ का। और हमने पराठे नहीं देखे थे, पराठे नहीं होते थे ना, पराठे नहीं होते थे। तो पहली बार मैंने पराठे देखे कि पराठे कैसे बनते हैं, भरवा पराठे कैसे बनते हैं। और अभी भी मतलब अहमदाबाद जाओ, अब अहमदाबाद में रहती हैं चाची जी, 90 के आसपास हो गई। सो आप कहीं जाओ मत जाओ, आपको कुछ करना हो ना करना हो, मेरे ऑफिस को भी पता है कि कार्यक्रम के बाद खाना जो है वो इनके होगा वहाँ है। अभी इन्होंने मुझसे एक बात कही, मैंने सतबीर को कहा करना चाहिए, मुझसे कह रही थी कि वो गुरुद्वारे के पास में वो था और वहाँ प्रकाश रेडियोस था पिलखवे का हाँ। और वो हिंदू कन्या इंटर कॉलेज के सामने चूड़ियों की दुकान लगती थी। याद आता है। तो वो अभी लगती है बेटा। तो इनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं सतबीर से कह रहा था यार कुछ भी करके ना एक दिन लेके चाची को शहर घुमाया जाएगा दोबारा। बहुत ही अद्भुत। और आप इत्तेफाक देखिए कि आपके जिन 3 दोस्तों के मैसेजेस आपके लिए आए हैं उससे पता चलता है कि आज आप जो हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं। क्योंकि ये तुमने खजाना इकट्ठा कर रखा है इन लोगों ने। तो विश्वास के साथ बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तरुण कक्षा 4 तक हम साथ पढ़े हैं। हम सब लोग अपने दोस्त सतबीर की छत पे, कभी अनुराग के घर पे, कभी हमारे घर पे, कभी विश्वास के घर पे इकट्ठा होते थे और मिलकर खूब शरारत करते थे। और शरारतें हमारे जहन में जो कैद हैं और उसको देख के हम तो मुस्कुराते ही हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे विश्वास भी उनको यादों को सोच के मुस्कुराते होंगे जो शरारतें हमने उस समय करी। और 2 चीज़ें उनकी तब भी थी और आज भी हैं। तब भी वो चंचल प्रवृत्ति के थे, आज भी हैं। और उनकी चंचलता हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर उस समय के दोस्तों का, तो उसमें आज भी छलकती रहती है उसके अंदर। और उनका भाषा पे पकड़ बहुत उस समय भी बहुत अच्छी थी। कितने डिबेट कंपटीशन उन्होंने जीते हैं। और मुझे खुशी है कि उन्होंने अपनी इस क्वालिटी को पहचाना और उसको अपना करियर बनाया। एंड आई बिलीव आज वो जिस मुकाम पे खड़े हैं उसके अंदर अपनी उस भाषा की पकड़ के कारण, अगर वो उस क्वालिटी को नहीं पहचानते तो आज शायद यहाँ नहीं होते। उसके अलावा हम लोग जब कक्षा 4 के बाद अलग अलग स्कूल में चले गए थे तो काफ़ी डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके बाद सन 2000 में उन्होंने मुझे ढूंढा और ना जाने कैसे ढूंढा। उसके बाद हम लोगों ने मिलके बच्चों के जन्मदिन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करी हैं और वो यादें आज भी मेरे जहन में हैं। हम लोग काफ़ी समय से नहीं मिले हैं बट वी रियली मिस यू माय डियर फ्रेंड एंड द ओनली थिंग आई कैन से इज़ कि हम बहुत जल्द मिलेंगे दोस्त। मुझे पता है तुम भी बहुत व्यस्त रहते हो बट एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें तुम पे बहुत फ़ख्र है। जो सामाजिक जिम्मेवारी तुमने अन्ना आंदोलन के समय निभाई और जो सामाजिक जिम्मेवारी तुम आज भी निभा रहे हो अपने ट्विटर और फेसबुक के थ्रू अपने सोशल मैसेजेस स्प्रेड करके, एंड वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ यू माय डियर ब्रदर एंड सी यू सून। ये तरुण है। हमारे यहाँ जो गुरुद्वारा था शहर में, तो उसके बाहर अंकल जी की, इसके पिताजी की, प्रकाश जी की
रेडियो की दुकान थी, शहर की अकेली रेडियो की दुकान। चूंकि तरुण मेरे साथ पढ़ता है, तरुण मेरा दोस्त है, तो पहला काम ये होता था कि बुश का रेडियो है तो वो एक घर की जिम्मेदारी जो थी वो मुझे दी जाती थी कि इसको दे दो, ये करवा के लाएगा। वहां जाके करवा के लाते थे। एक लंबे अंतराल के बाद मैंने इसको फिर ढूंढा कि यार वो तरुण विज कहाँ चला गया। फिर हमारा एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है बचपन के सारे दोस्तों का, तो उनमें से एक लड़की तो वो कैसे ढूंढी, मतलब कैसे मिली वो। मेरे फेसबुक पे बहुत सारी मेल आती रहती हैं। एक दिन एक मेल आई, मेरे स्टाफ ने मुझे स्टार मार्क कर दी कि आपकी पर्सनल मेल है, पढ़ लीजिए। उसमें एक लड़के ने लिखा कि मेरी माँ जो है वो ये कहती हैं आपको देख के कि ये मेरे साथ पढ़ा है LKG में, बट मैंने उनको कई बार कहा है कि अगर पढ़ा है तो यू जस्ट मेल हिम या उनके ऑफिस कॉल कीजिए। तो मेरी माँ कहती हैं कि वो जो है मुझे पहचाने का या पता नहीं पहचाने का, क्लास में इतनी सारी लड़कियां थी और मेरी माँ का नाम संगीता अग्रवाल है। तो मैंने उसको पर्सनल मेल भेजा कि आपके नाना जी का नाम श्याम अग्रवाल है, आपकी मौसी मनीता है और आपकी एक मौसी कविता है, और आपका जो मकान है वो चाय डिब्बे में उस कोने पर था आपकी माँ का, और आपकी माँ की जो है वो मेरठ में शादी हुई थी। तो और मैंने कहा ये मेरा नंबर है बट आप मुझे अपनी माँ का नंबर दीजिए। तो मैंने उसको फ़ोन किया डायरेक्ट। तो वो मैंने उसको पूरा बताया, मैंने कहा था कि उसको ये ना लगे कि मैं पहचानता नहीं, मुझे उसे पूरी तरह से याद था। क्या बात So है। good। मतलब चलिए दोस्तों में एक मैसेज और। ये वर्ष 1987-88 की बात है। नसीम मियाँ, तब जिले में जो है हमारे चंडी विद्यालय को चुना गया था वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए। उसमें सबसे पहले कुमार विश्वास का नाम चयनित किया गया। वहाँ ज़रूरत थी 2 युवकों की जो वहाँ प्रतियोगिता में भाग लें। तो उस वक्त जो है जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने मेरा नाम लिया था। तब मैं इनके संपर्क में जो है इन्होंने मुझे तैयारी कराई उस प्रतियोगिता की। भारत में शिक्षा के महत्व का विषय था। उस दौरान पर सीखा नहीं तूने। इनका जो तौर तरीका था वही आज है। बड़ा अच्छा मतलब लगता था और बड़ा उस टाइम पे भी हमें बहुत गर्व महसूस हुआ था कि हमें इनके साथ जो है वाद विवाद प्रतियोगिता में जाने का अवसर मिलेगा। और ज़िले में हमने जो है प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया था। ये गाज़ियाबाद नेहरू युवा केंद्र के अंदर प्रतियोगिता हुई थी। और याद है कई ऐसे पल रहे हैं, जैसे स्काउट में हम साथ रहे हैं। स्काउट में ये हेड रहते थे, तो कई बार इन्होंने हमें भी प्रमोशन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बोले इसे भी बनाओ, तो हम उसमें सफल नहीं हो पाते थे। तो हमें काफ़ी बढ़ावा देते थे। ये नसीम मियाँ आए हमारे, तो आजकल ये दैनिक हिंदुस्तान के पत्रकार हैं। और जब हमारे यहाँ 11th क्लास में शायद मेरे ख्याल से कोई ज़िले की वो थी, तो ज़िले में जाना था, सारे ज़िले के स्कूल जाने थे। फिर मैं उसको ले आया था, फर्स्ट में आया था। मुझे एक बंदा चाहिए होता था जो साथ में थर्ड कंसोलेशन कुछ ले आया ताकि ट्रॉफी उठा, ट्रॉफी अपने पास है अपने लिए, बाकी तो मैं कर लूँगा अकेला। तो फिर ये हुआ कि किसे तय करें, तो बाल सभा में ये कुछ सुनाता था। तो जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कहा कि नसीम सुनाता है, नसीम से बात करो। तो हम ये मेरे साथ पढ़ता था, तो मैं इसको फिर अच्छा बेचारा इसका अभ्यास नहीं था, तो मैं से ये बोल यहाँ रुक ये कर बता रहा ना, मुझे तैयार करा। फिर हम दोनों गए और हम दोनों कॉलेज के लिए ट्रॉफी उठा के चले आए। मैं थोड़ा सा भी जो आपकी वो लाइफ के हम उसमें सीक्वेंस में चल रहे हैं उससे थोड़ा भटक रहे हैं। जितने मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं उससे एक बात निकल कर आ रही है कि आप बहुत रिश्तों को पकड़ कर निभाने वाले व्यक्ति, लेकिन अब आज की जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें रिश्ते यूँ बनते हैं, यूँ बिगड़ते हैं, टूटते हैं। वो एक कॉन्फ्लिक्ट कुमार विश्वास फील करता है बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न है ना कि जिन लोगों ने 2 ही चीज़ें ले सकते हैं आप, या तो रिश्ते ले सकते हैं या उन रिश्तों को बेच के आप कुछ ले सकते हैं। तो मेरे जीवन में ऐसे कई वक्त आए, पॉलिटिक्स में आया है, कई जगहों में आया जहाँ मुझे चीज़ें बेचनी करनी थी। तो मैंने कहा कि भाई मैं रिश्ता नहीं बेचूंगा, लेकिन मैंने रिश्ते बिकते हुए देखे बाकायदा। अपने रिश्तों को, मैंने खुद के रिश्ते को बेचते हुए आदमी को देखा। कष्ट होता है बहुत ज़्यादा। मुझे याद है कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी 23 दिसंबर को, और जैसा कि तरुण बता रहा है कि मैरिज एनिवर्सरी का हमारे एक वो है कि सारे दोस्त आ गए, बचपन के सब दोस्त आ गए। तो मेरे एक बचपन के दोस्त, नाम तो क्या लूँ, आप पहचान जाएंगी, वो भी सपत्नी का है। तब ये बातचीत, वो अकेला ही था उस दिन और कोई आया नहीं था, या जा चुके थे, हाँ जा चुके, 2 लोग जा चुके थे, वही बचा था। हम खाना खा रहे थे, तो मैंने उससे पूछा कि यार ये झगड़ा हो क्यों रहा है हम में अब।
पहले तो नहीं होता था, किसी भी बात पे आंदोलन करते थे तब भी नहीं होता था, पार्टी बनाई तब भी नहीं होता था, पहली सरकार आई तब भी नहीं होता था। अभी ऐसा क्यों होने लगा है कि हमारे विचार अलग अलग होने लगे हैं और इतना बढ़ने लगा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसने मुझसे पूछा कि तू बता क्यों होने लगा है। तो मैंने उसको कहा, ऐसे जैसे ये रखा है, ऐसे मोबाइल रखा हुआ था, तो मैंने मोबाइल उठा के ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम दोनों के पास ताकत है, तो तुमने ये चीज़ उठा ली और ये कह दी है कि नहीं देते, मेरी है ताकत है। तो वो खाना खाते खाते बोला यही समझ ले। तो मेरी पत्नी जो है वो खीर खा रही थी, उसकी चम्मच आधे रास्ते में रह गई, उसकी वाइफ भी सामने बैठी थी। तो मेरी वाइफ ने कहा कि भैया ताकत, पर ताकत तो सदा नहीं रहती। तो उसने खाते खाते बोला पर भाभी जी अभी तो है। जैसे उसने बोलने की कोशिश की मेरी पत्नी, मैंने कहा शांत, शट अप, कोई बात नहीं, खाओ खीर खाओ, बहुत सही कह रहे हो तुम। फिर मैं बाहर छोड़ने गया, मैंने अपनी पत्नी से कहा ये आखिरी मुलाकात है। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप दोनों को नाराज़गी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, 38 साल 40 साल की दोस्ती, 40 साल 45 साल पुराना रिश्ता, पहली बार का, पहली क्लास का, वो आदमी कह रहा है कि अभी तो है ताकत। तो मुझे लगा कि ये क्या है, तो मुझे लगा कि वो जो है साहिर का, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अगर इस रिश्ते का सौदा करके दूसरी किसी पार्टी में जाके कुछ कर भी लिया जाए, कुछ और करा जाए, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, मनुष्यता का क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा, कवि कुमार विश्वास को क्या मिलेगा, इन्हें क्या नुकसान होगा। तो मैंने कहा तुम्हारी तुम जानो भाई, ईश्वर जाने तुम्हारी, मैं अपनी जानूं। तो हम ट्रांजिशन पीरियड के लोग हैं, संक्रांति काल के, ना तो नए बचे हैं ना पुराने बचे हैं। और संक्रांति काल के जो लोग हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर होता है। 2 पाइप जहाँ जुड़ते हैं उसके बीच में जो वॉल्व आता है ना, उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, बाकी दोनों पाइप में तो आराम से बहता रहता है। तो 70 से पहले का जो पाइप था जिसमें रिश्ते ही रिश्ते हुआ करते थे, वो एक स्मूथ था। अब उसके बाद ये 90 2000 के बाद का जो पाइप है जिसमें रिश्ता है ही नहीं, पैसा, ताकत, ये सब रिश्ता है, PR जिसे कहते हैं, है ना। दलाल जो हैं वो डिजास्टर मैनेजर्स कहलाने लगे हैं। पहले क्या होता था कि आदमी की अपना रंग होता था अलग, आदमी अगर अब थोड़ा सा अलग है, चीज़ों को मानता नहीं, अपने हिसाब से मानता है, सब वो मिसफिट आदमी है। पहले कहते थे, पहले क्या कहते थे, अजी अपने तबीयत का आदमी है जी। मैंने तो बदलता हुआ देखा है अपने गांव में, कस्बे में देखा, कोई आदमी ऐसा होता सब अपनी तबीयत के हैं जी, वो ऐसा ही है जी, थोड़ा अपनी तबीयत के हैं। क्या कहते हैं, अजी मिसफिट आदमी है, कहीं सेट ही नहीं होता है। सेट का मतलब हमने एक डेकोरम बनाया है दलाली का, हमने एक डेकोरम बनाया है चोरी का। आप इसमें सेट हो जाओ साचे में। हाँ, हमारी इतनी चोरी, आप भी ले लो ना थोड़ी सी चोरी, क्यों भाई यार यू क्यों चिल्ला रहे हो यार आप। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो मिसफिट तो है, दुख तो है, कष्ट तो है। चलिए वापस चलते हैं। हाँ, वो ज्यादा बेहतर। पहला प्यार कब, कैसे, अब किससे हुआ ये तो आप बताओगे नहीं, देखो क्या था कि कस्बे में प्रेम की संभावना नहीं थी। अपने से बड़ी लड़कियां बहन जी थी, दीदी थी, अपने से छोटी लड़कियां जो हैं वो वैसी छोटी थी, वो भैया कहती थी। हाँ, वो भैया कहती थी। और जो साथ की लड़कियां थी उनसे बोलचाल की अनुमति नहीं थी। क्लास में भी आपने आज देखा होगा मेरे स्कूल में लड़कियां एक साथ बैठी थी। हाँ, लड़के थे। मतलब कैन यू बिलीव 2020 आ गया, मेरे स्कूल में लड़कियां एक तरह, लड़के। अभी तब भी ऐसे होते थे, एक क्लास में लड़कियां अलग बैठी हुई है, लड़के अलग बैठे हुए हैं। आप कितने प्रतिभाशाली हो, कुछ भी आपको लड़कों से ही बात करनी है, तो बात ही खत्म हो गई। तो हमारे मन में कोई लड़कियों को लेके वो आया नहीं, ठीक है अपना ऐसी। फिर जब मैं ग्रेजुएशन करने लगा तो सेकंड ईयर में हमने एक संस्था बनाई थी सृजन, जिसका संस्थापक अध्यक्ष मैं ही था। और उसमें हमने एक सृजन सम्मान देते थे 5100 रुपये का, जो पहला आचार्य क्षेमचंद सुमन को दिया, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र को दिया। अमृता जी के पास गए थे पर अमृता जी ने मना कर दिया लेने से, कहा कि बेटा तुम लोग ही कर लो। उन्हीं दिनों मेरा परिचय पहली बार जो है अमृता जी से और इमरोज साहब से हुआ। बाद में फिर इमरोज साहब ने मेरी पहली किताब पे स्केच बनाया। अच्छा। जो कोई दीवाना कहता है कि स्केच है अंदर, वो इमरोज साहब के बनाया। हाँ, इमरोज साहब के बनाए हुए, और वो इनके हाथ के बनाए हुए स्केच भी मेरे पास आज भी हैं, जिन्होंने हाथ से ब्लैक से बना के दिए थे। हर कविता पे अलग स्केच बनाया उन्होंने। तो हमने वो सृजन पुरस्कार किया, सम्मान समारोह 2 दिन का चलता था। उसमें डिबेट होती थी, उसमें कविता पाठ होता था, उसमें एक सृजन सम्मान होता था। पूरा शहर में 4 5 10 हम लोग इकट्ठे रहते थे उस कस्बे के। तो मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, जो पढ़ती हापुड़ में थी लेकिन उसी क्लास में थी, मतलब BA सेकेंड ईयर में थी। तो मैं सृजन सम्मान के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज थे जो हम खरीद कर लाए थे, उनके नीचे जो लकड़ी का फ्रेम लगा रहता है ना, उस पर लिखवाना पड़ता है प्रथम पुरस्कार। तो मैं एक पेंटर के यहाँ गया था,
पेंटर कैसा था, खोखे वाला, खोखा रखा रहता है जो स्कूटर मोटरसाइकिल के पीछे लिखता है, रिक्शे के पीछे लिखता है 12 के फूल तेरे की माला, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। तो उसकी दुकान पे मैं स्कूटर पे बैठ के गया और मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, तो मैं उससे पेंट करवा रहा था। सामने से एक रिक्शा आया, रिक्शे पे बबीता मेरी वो जो साथ पढ़ती थी लड़की हमारे भैया कहती थी, वो आ रही थी, उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने उसे देखा तो उनका तो अद्भुत है यार, अनन्य सुंदर है, तो भी ठीक ही है। लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, उसने भी मुझे देखा। बबीता ने मेरी तरफ हाथ हिलाया, भैया, जो मेरा घर का नाम है पिंटू भैया। तो मैंने कहा हाँ। तो उसने भी नहीं बताया कुछ भी, तो मेरे दिमाग में हल्की सी वो तो बैठी गई छवि के कौन है, फिर मैंने कहा पूछ लूंगा। बबीता भी उस व्यवस्था मंडली की सदस्य थी जो करा रही थी। अगले दिन पता चला डिबेट प्रतियोगिता हुई, तो वो प्रस्तुत हुई जो आई थी, BA फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी हापुड़ में AKP में। उसने डिबेट बोली, मैं ही संचालन कर रहा था, 2nd या 3rd या क्या उसका नंबर आया होगा, जो भी आया होगा। रात को थोड़ी देर के लिए कभी गोष्ठी में वो आई, मतलब लग गया इंगितों से, बातचीत से, देखने से कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तो क्या हो गया कि 3-4 दिन की छुट्टी पड़ गई कॉलेज की, स्कूल कॉलेज की। 4 दिन बाद, जब 5 दिन बाद छुट्टी हुई, बबीता मेरे घर आई, तो मैंने बबीता से पूछा कि यार वो बबीता, तेरे साथ वो लड़की कौन थी? तो उसने मुझसे कहा कि चक्कर क्या है ये। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले वो 5 दिन से मुझसे यही पूछ रही है कि वो लड़का को, कि वो तेरे सर का, नहीं उसको तो पता ही था, तेरे सर का भाई वो क्या करता है, कैसे करता है, फिर इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी, फिर ये क्यों पढ़ा, फिर फला क्यों है। तो मैंने कहा भाई कन्फर्म है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो फिर उसकी ढूंढ शुरू हुई, कह रही थी ये पता तो था ही। तो हम और हमारे एक दोस्त हैं जमील अहमद साहब, आपका प्रोग्राम देखेंगे तो याद करेंगे, हापुड़ में रहते हैं, वकील साहब हैं वो। तो जमील अहमद साहब और हम दोनों जो है स्कूटर पे बैठ के खोज के लिए निकले सीता माता की, हनुमान को लेके। तो उस गली में जब हम गए तो सामने मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते दिखाई दिए, जिनमें आगे एक हमारे बड़े वाले भाई के दोस्त थे। अरे वाह। तो पहले तो ऐसे होता था ना, भाई का दोस्त, हाँ। कहाँ घूम रहे हो ऐसे बोलते हैं। तो बुद्धि तो तेज चलती थी। मैंने कहा वो भाई साहब वो फलाने जी का घर ढूंढने आए थे। मैंने उस लड़की के पिता का नाम लिया। तो बोले उनका घर क्यों ढूंढने आए थे? तो मैंने कहा उनकी जो लड़की है फला, उससे मिलना था। जैसे ही मैंने कहा उससे मिलना था, तो पीछे बैठे लड़के की जो भंगिमा थी वो थोड़ी कस गई। वो बड़ा भाई। तो मुझे लगा कि मेरा तुरंत मेरी सिक्स सेंस समझ गई कसवाई कि गुरु कुछ गड़बड़ है। तो भाई साहब ने पूछा, जो आगे वाले भाई साहब थे, उससे क्या काम है? मैंने कहा भाई साहब वो हमने डिबेट कराई थी ना पिलखियों में, बहुत अच्छा बोली थी, और अब हमको जो है वो उज्जैन कालिदास समारोह में यूनिवर्सिटी की टीम लेके जानी है। तो एक तो मैं बोल लूंगा और एक वो बोल लेगी, तो शील्ड ले आएंगे। अच्छा, ये पूरे इलाके में पता ही था कि ये लोग डिबेटर जबरदस्त हैं और ये जाएंगे तो शील्ड। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो उससे बोले ये विकास का भाई है, फिर ठीक है। इंग्लिश के प्रोफेसर ने कहा अच्छा अच्छा उनका भाई है, आओ। तो बोले ये उसके भाई हैं। तो हमने उनके भी भैया प्रणाम, वो घर ले गए। घर गए तो उनके पिताजी जो थे वो बाहर वाली जो बैठक थी उसमें 2-3 महिलाएं बैठी थी, उनकी जन्मपत्री वनमपत्री देख रहे थे, पंडित थे वो अपना कर करा रहे थे। उन्होंने उनसे प्रणाम कहा, उन्होंने कहा ये वो जो प्रोफेसर साहब हैं पिलखियों वाले शर्मा जी, विकास शर्मा जो इंग्लिश में प्रोफेसर हैं, उनके छोटे भाई हैं। जन क्या गई थी अभी, वो अपनी बहन का नाम लिया उन्होंने। तो अच्छा हाँ, तो मैंने उनके भी पैर छुए, संभावित ससुर जी। तो हम अंदर चले गए। अंदर एक छोटी सी बैठक थी, उसमें हमें बैठा दिया गया। फिर उन्होंने उसको आवाज लगाई लड़की को जोर से। वो अपना 2 चोटियां और स्कूल जाने के लिए तैयार, AKP BA फर्स्ट ईयर, उछलती कूदती क्रिमिच के जूते पहने, जैसे आज वो बच्चियां थी हमारे, ऐसी उछलती कूदती आई कमरे में। उन्हें लगा कि भैया है, भैया के दोस्त हैं, 2 ही लोग तो हैं, वो भी भैया ही थे। आपको देख के हम तो इधर बैठे थे कोने में, हम और जमील अहमद साहब। जैसे उन्होंने हमें मुड़ के देखा, आहा हा हा। कालिदास के यहाँ एक श्लोक है कि जब बहुत अधिक तपस्या करने के बाद शंकर जी को लगा कि अब पार्वती से मिलना चाहिए, और वो मिलने के लिए गए सप्तऋषियों के कहने पर, तो ऊपर पार्वती को ये पता चला जब अपर्णा हो चुकी थी कि शंकर आए हैं। तो कहाँ आए हैं पता नहीं, वो तो उछलती कूदती नीचे आई। जैसी नीचे आई तो जीने पे शंकर दिखाई दिए। तो कालिदास लिखते हैं कि मार्गा चला व्यतिकरा कुलतैव सिंधु, मार्ग में चलती हुई गंगा पूरे आवेग से उतरती हुई पहाड़ से, मार्गा चला व्यतिकरा कुलितैव सिंधु शैलाधिराज तनया, शैलपुत्री गंगा भी है, वो भी हिमालय से निकली है और ये भी हिमालय से निकली है, तो एक तरह से श्लेष हो गया। शैलाधिराज तनया न ययौ न तस्थौ, ना तो पीछे जा पा रही है ना आगे आ पा रही है, एकदम शंकर सामने आ गए। अब वो जिसके लिए इतनी तपस्या कर रही है पार्वती, वो सामने दिखाई दिया, तो वो ऐसी हो गई, न ययौ न तस्थौ, जड़ एकदम। तो उसने कहा कि अरे वो डिबेट के लिए कुछ बता रहे हैं ये,
विश्वास तो बोल के आई थी ना इनको, अब दूसरी जी पानी लाओ, तो पानी लेने चली गई। इस बीच वो दोनों भाइयों को काम था, वो तो कहीं जा ही रहे थे, तो उन्होंने कहा यार वो हमारा काम है, तुम लोग बैठो बात करो, चाय वाय पियो। मैंने कहा जी भाई साहब, बोल के चले गए। तो यही चाह रहे थे। अब वो अगली बार जब आई तो उसी मुद्रा में आई कि भाई साहब बैठे होंगे। दृश्य आप देखिए। तो वो पानी के 2 गिलास लेके जब अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने फिर मुझे देखा भाई नहीं है, तो उनका पहला दुनिया का पहला संवाद हमसे, बेवकूफ यहीं आ गए। तो मैंने कहा तो कहाँ जाता, गली में सीटी मारता। तो बोली तो बताना था, बबीता को बोल देते। यहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई। बट वो मैच्योर बहुत थी, मतलब उसकी समझ बहुत अच्छी थी, और वो इस बात पर अब बड़ी अभिभूत थी कि मतलब ये लड़का जो इतना प्रतिभाशाली है, जो लिख पढ़ रहा है, जो टॉपर है, ये मुझे जो है पसंद कर रहा है, इस बात पर तो उसके बड़े फ़ायदे रहे। जैसे 7-8 साल में प्रेम में रहा, हाँ, तो नौकरी लगने तक। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मिलो, मैंने कभी कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल से गिनती के मिलने के समय रहे होंगे 7-8 साल में, जो कि इतने पास रहते हुए। एक बार मैंने कहा कि मैं शुरू में कि मैं खत लिखूँ तो किसको दे दूँ। उसने कहा खत क्यों लिखोगे। मैंने कहा भाई खत याद आएगी कुछ बात। तो बोले कविता लिखते हो ना तुम तो कह रहे थे कविता लिखते हो ना तुम्हारे तो कविता लिखो, खत क्यों लिखोगे, खत तो लड़के वड़के लिखते हैं, ये क्या बकवास है, खत लिखो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बांसुरी चली आओ, हार गया तन मन, पगली लड़की, बोलो रानी, वही थी। हाँ बोलो रानी, क्या नाम करूँ, जमाने की जितनी कविताएं जो पहले दूसरे संस्करण में आई सब लिखी मैंने। और अब वो पहुंचे कैसे कविता, देखो आप क्या जुगाड़ था, कविता कैसे पहुंचे। तो उनकी गली के मोड़ पर एक प्रेस थी, उसमें एक जो है पत्रकार जी बैठते थे, कैलाश आज़ाद। तो वो एक अखबार चलाते थे, आज़ाद टाइम्स, वो छपता था हफ्ते में एक बार। उनको मेरी कविताएं छापने का बड़ा वो था, वो तो मैं तो उनका बड़ा प्रिय बालक था कि बेटा कुछ भी लिख के दे जाओ। तो ये था कि आज़ाद चाचा के अखबार में छप जाएगी, अखबार आता ही घर पे, पहला दूसरा अखबार, तीसरा मकान था, तो पहला दूसरा अखबार आता था। तो हमारे साथ ये होता था, इधर कविता लिखी, स्कूटर उठाया और आज़ाद अंकल को, चाचा जी कविता लिखी, अच्छा बेटा लाओ, कौन से फर्मे में यहाँ छाप देते हैं, क्या टाइटल रखें, कविता छप गई। हमने नहीं ली प्रति, वो वहां रखी, अपना पहुंच गई, उसे पता चल गया, हमें पता चल गया। या साहब वो जन्मदिन है, तो अब जन्मदिन पे कैसे होगी, उस दिन तो अखबार उस दिन नहीं छपेगा, अखबार तो छपेगा उसमें। तो जन्मदिन पे सुबह पत्रिका प्रोग्राम आता था दिल्ली ए पर साहित्य का, तो हमने वो स्पेशल स्लॉट उनसे बोल दिया, अरविंद कुमार जी से कि भाई साहब ये वाला स्लॉट सुबह का, मैं इसमें गीत सुनाऊंगा। पत्रिका में आज प्रस्तुत है गीत पाठ कुमार विश्वास का। हमने गीत अपना, बांध दूं चांद आंचल के एक छोर में, मांग भर दूं तुम्हारी सितारों से मैं, क्या समर्पित करूं जन्मदिन पर तुम्हें, पूछता फिर रहा हूं बहारों से मैं, बांध दूं चांद आंचल के एक छोर में, पंखुड़ी से तुम्हारे अधर चूम कर रंग दे दूं उन्हें सांध्य आकाश का, फिर प्रवाहित करूं चुंबनों की नदी, वर्ष जो वर्ष के बीच मधुमास का। ऐसे करके गीत लिख देते थे, गीत पहुंच जाता था। तो उसने इनरिच बहुत किया।